तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आप लोग एकदम अच्छे से हैं ना? और मन लगा करके पढ़ाई तो कर रहे हैं ना? जरा जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि अब आप लोगों के पास समय बहुत कम है और इस कम समय में ही आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। और हम प्यारे बच्चों आप लोगों को तैयारी कराने के लिए, ताकि आप लोगों का तैयारी एकदम ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास में एक कड़ी है प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स का, जो कि 1 तारीख से यानी कि जस्ट 2 दिन के बाद आने वाला है। आज 28 तारीख है, 28 सितंबर यानी 1 अक्टूबर से आपका क्रैश कोर्स आ रहा है। यानी कि 1 अक्टूबर से क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसमें सारे बच्चे एडमिशन लेना शुरू कर देंगे। तो 1 तारीख से आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। सारे बच्चे वहां पर एडमिशन लेंगे और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करेंगे। और जितने भी बच्चे सिलेबस खत्म कर चुके हैं ना, या फिर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पुनः प्यारे बच्चों 40 से 45 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए। तो राधे राधे गुरुजी, राधे राधे माई प्यारे बच्चों। चलिए, अरे भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लिखिए ना, गुड मॉर्निंग कुछ बच्चे लिख रहे हैं अभी भी। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने इस पढ़ाई के सिलसिले को। ठीक है, हम प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे हिस्ट्री यानी इतिहास का 5वां नंबर चैप्टर, इतिहास का 5वां नंबर चैप्टर। और सिविक्स का 4था नंबर चैप्टर हम आज सुबह में कंप्लीट किए हैं, और कल सुबह में सिविक्स का 5वां नंबर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कल प्यारे बच्चों, कल ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पुस्तक है ना लोकतांत्रिक राजनीति, ये कल समाप्त होने वाला है। मतलब सिविक्स का सिलेबस आपका समाप्त हो गया, सिविक्स का सिलेबस आपका पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, और बहुत जल्द सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, चिंता मत करिएगा। हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक करिए, जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। और आज प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं, मुख्य रूप से कहिए तो आविष्कार आविष्कारक। बचपन में आप लोग आविष्कार और आविष्कारक याद किए होंगे। कितने बच्चे याद किए थे? याद किए थे ना? फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया, मोबाइल का आविष्कार कौन किया, साइकिल टायर का आविष्कार कौन किया। अच्छा, साइकिल टायर का आविष्कार कौन किया बताइए तो, कुछ याद है? टायर का, टायर बताइए। टायर, अभी जो आप लोग साइकिल में, माई बाइक में सब जगह पर टायर लगा हुआ देखते हैं ना, उस टायर का आविष्कार कौन किया था? डनलप ने किया था ना। तो इस प्रकार से हम लोग बचपन में बहुत ज्यादा आविष्कार आविष्कारक पढ़े थे। आज भी प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो आविष्कार आविष्कारक नहीं, बल्कि मशीनरी का जब युग पहली बार आया था ना, तो सूती कपड़ा बनाने के लिए कौन कौन सा मशीन पहले आया, छोटा छोटा मशीन आया करता था, उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि जब पहली बार औद्योगिकीकरण हो रहा था, यानी कि औद्योगिक क्रांति जब आ रहा था, औद्योगिक क्रांति जब आया इंग्लैंड में, तो वहां पर बहुत तरह के मशीनों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, जिससे कि सूती वस्त्र उद्योग में बहुत बड़ा क्रांति आया। सूती वस्त्र उद्योग में काम तेजी से होने लगा। समझ गए ना? ये सब प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के हम उन सब चीजों के बारे में बताते हैं जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भरमार रहता है। यानी कि आज जो हम क्लास करवाने वाले हैं ना, यहां से हम आपको ये लिखित गारंटी दे सकते हैं कि 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कंफर्म है। सब्जेक्टिव तो रहेगा ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव 4 से 5 कंफर्म है, उसमें तो कोई दाग नहीं है। एकदम बेदाग तरीके से हम बोल सकते हैं कि 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एकदम कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए जी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। सारे बच्चे जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं वो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, हाँ, सारे बच्चे शेयर कर दिए? जो बच्चे शेयर कर दिए हैं ना, यस सर लिखेंगे कि हाँ सर हम शेयर कर दिए, और जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं लिखेंगे कि नहीं सर अभी शेयर नहीं किए हैं, अब कर रहे हैं। तो अगर शेयर कर दिए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। आपदा प्रबंधन बस प्यारे बच्चों 1 क्लास और बच गया है, उसे हम कभी भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, 1 क्लास और आपदा प्रबंधन का लेंगे, उसे हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, वो कभी भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, चिंता मत करिए उसके लिए आप। ठीक है, फिलहाल प्यारे बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, सारे बच्चे शेयर कर दिए हैं? विश्वास कर लें, अरे विश्वास कर लें कि शेयर कर चुके होंगे। चलिए भाई विश्वास कर लेते हैं।
तो चलिए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और बता दें कि जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं उनको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है, और इसके अलावा आप लोगों को स्टडी मटेरियल, यानी कि जो बच्चे टॉपर बैच में जुड़े हुए हैं ना उनको तमाम तरह का सुविधा मिल रहा है, और जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं वो बच्चे जल्दी से टॉपर बैच में जुड़ जाएं। ठीक है, बस यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो अब भी समय है, आप लोग टॉपर बैच में जुड़िए और वहां से नोट्स वगैरह स्टडी मटेरियल से जबरदस्त तैयारी करिए। ठीक है ना, टॉपर का भी नोट्स है, वहां से देख करके आप लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो 2 हेल्पलाइन नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग आसानी से कोई भी चीज जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि परवाह मत करो। आज का मोटिवेशन है कि परवाह मत करो, दुनिया जितनी भी खिलाफ हो, दुनिया जितनी भी खिलाफ हो, परवाह मत करो, इसलिए हमेशा रास्ता वो चुनो जो सच्चा और साफ हो। हमेशा साफ रास्ते पर चलना सीखो प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अगर दागी रास्ते पर चलोगे तो सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, समझ गए ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर तुम किसी और रास्ते पर चलने का विचार भी बना रहे हो ना तो वो तुम्हारी सफलता वाला रास्ता नहीं है, वो तुम्हारी असफलता की रास्ता है, समझ गए। तो अपने मेहनत पर भरोसा रखो, अपने मेहनत पर विश्वास रखो, और उस विश्वास के साथ ही आप लोग क्या करिए, आगे बढ़िए, तभी जाकर के कुछ चीज हो पाएगा, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हम आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बताइए सारे बच्चे। हाँ, लगता है कि आप लोग ना टेस्ट जो दिए हैं ना, मासिक परीक्षा, तो लगता है थक गए हैं ज्यादा आप लोग, हमें ऐसा लग रहा है, हमें लग रहा है कि आप लोग ज्यादा थक तो नहीं गए हैं कहीं। अगर थक गए हैं तो ज्यादा आराम मत करिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना भी ज्यादा तो नहीं थके होंगे आप लोग, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि जहां बच्चे लाइव क्लास में 2500 3000 जुड़ करके पढ़ते थे ना, अब 2000, मतलब कि कम से कम 500-700 बच्चे अभी भी आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो उन 500-700 बच्चों, अगर आप बाद में इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे होंगे तो उनको हम कहना चाहेंगे कि आराम मत करिए, क्योंकि अब ये आपका समय आराम करने वाला नहीं है। अब आपका अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस 3 महीना का समय है, समझ गए ना। बाकी जनवरी से तो फिर परीक्षा का दौर शुरू हो जाता है, जनवरी में आपका इंटर का परीक्षा पढ़ने लग जाता है, और फरवरी में फिर आपका मैट्रिक का परीक्षा पड़ जाता है, 17 फरवरी से शायद। तो आपके पास ना सिर्फ 90 दिन का समय है, इस 90 दिन में ही जो कुछ करना है वो करना है। अगर 90 दिन अगर आराम करते रह गए ना तो फिर कुछ चीज हासिल नहीं होगा। तो 90 दिन में प्यारे बच्चों आप लोगों को जो कुछ भी करना है ना उसमें पूरा दमखम लगा दीजिए, इस 90 दिन को ना व्यर्थ मत जाने दीजिए, समझ गए। तो इस बात का आप लोग पूरा अच्छे तरीके से क्या करें, ध्यान रखिए, समझ गए। हाँ जी, तो आगे बताइए प्यारे बच्चों, अब क्या किया जाए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में हम आपको क्या बताए थे, पहले थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे औद्योगिक क्रांति के बारे में। अच्छा, आप लोग ये बताइए औद्योगिक क्रांति क्या है, जल्दी से बताइए, औद्योगिक क्रांति क्या है। इंसान जो हाथ से काम करते थे तो हाथ से काम को छोड़ करके मशीन से काम करना शुरू कर दिए, बस वही क्या कहलाया, औद्योगिक क्रांति कहलाया। उसी को ना औद्योगिक क्रांति कहते हैं, बोलिए। मशीन से जो काम किया जाता था उसके जगह पर हाथ से काम होना शुरू हो गया, बस उसी को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। आपको तो हम ये बताए ही थे। और औद्योगिक क्रांति का जो समय है वो कब से कब तक है, बताइए तो जल्दी से। औद्योगिक क्रांति का जो समय है प्यारे बच्चों वो कब से कब तक है, औद्योगिक क्रांति का समय कब से कब तक है, बताइए जल्दी से। औद्योगिक क्रांति का समय जो है वो कब से कब तक है, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। कब से कब तक, 1760 से लेकर के 1890 तक, बिल्कुल सही है। 1760 से लेकर के 1890 तक का जो समय है ना, इसे प्यारे बच्चों औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1760 से लेकर के 1890 ईस्वी तक का जो समय है उसे क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और आपको हम पिछले क्लास में ही बताए थे कि औद्योगिक क्रांति को ही क्या कहा जाता है, वर्ग विहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के वर्गों ने भाग लिया। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, इसके अलावा ना पिछले क्लास में कुछ और भी चीजें हम आपको बताए थे। पिछले क्लास में कुछ और भी चीज हम आपको बताए थे, जैसे प्यारे बच्चों हम पिछले क्लास में आपको बताए थे गिल्ड के बारे में। जल्दी से बताइए तो ये गिल्ड क्या होता है, ये गिल्ड क्या था प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। पिछले क्लास में बताए थे ना गिल्ड के बारे में, तो आप हमें ये बता दीजिए कि आखिर ये गिल्ड क्या होता है। व्हाट इज गिल्ड, गिल्ड क्या है, हिंदी में आप बताइए जल्दी से। आप लोगों से हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब बताइए कि गिल्ड क्या होता है। गिल्ड प्यारे बच्चों व्यापारियों की एक संस्था थी, क्या थी, व्यापारियों की एक संस्था, ठीक है ना, व्यापारियों की एक संस्था थी।
ठीक है, संस्था। और ये व्यापारियों की संस्था ना नए व्यापारियों को शहर में काम करने नहीं देता था, और इसलिए वे लोग क्या गांव की तरफ रुख कर रहे थे। ठीक है ना। चलिए, अच्छा प्यारे बच्चों, गांव के लोग ना क्या करते थे कि काम करके देते थे व्यापारियों को, एडवांस भी लेते थे, और जो एडवांस लेते थे उनको ना अग्रिम जमानत कहा जाता था। हम लोग अभी बोलते हैं ना कि एडवांस दे दो, लेकिन उस समय कहा जाता था अग्रिम जमानत। ठीक है, एडवांस को क्या कहा जाता था? अग्रिम जमानत कहा जाता था, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बता दीजिए कि बाड़ाबंदी आंदोलन प्यारे बच्चों मुख्य रूप से क्यों किया गया था? बाड़ाबंदी आंदोलन, बाड़ाबंदी आंदोलन मुख्य रूप से क्यों किया गया था? जल्दी से बताइए, बाड़ाबंदी आंदोलन मुख्य रूप से क्यों किया गया था? आप लोग बताइए। पिछला क्लास अगर किए होंगे तो इस क्लास में आपको बताने में कोई बुराई नहीं है। अगर पिछला क्लास किए होंगे ना तो ये वाला क्लास आप लोग एकदम तगड़े बता सकते हैं, जबरदस्त तरीके से बता सकते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कि बाड़ाबंदी आंदोलन क्यों किया गया था? चारागाह के लिए किया गया था ना? बिल्कुल सही जवाब है सर। हाँ, क्यों किया गया था? हाँ, भेड़ के चारागाह के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, भेड़ पालने के लिए, चारागाह के लिए प्यारे बच्चों क्या किया गया था? बाड़ाबंदी आंदोलन किया गया था। और पहला तो ये था, दूसरा था कृषि कार्य के लिए भी, दूसरा था कृषि कार्य के लिए भी, कृषि कार्य के लिए। मतलब ये दो कारण था जिस कारण की वजह से क्या हुआ? बाड़ाबंदी आंदोलन हुआ। ये दो कारण था बाड़ाबंदी आंदोलन का, जिसके बारे में हम पिछले क्लास में ही आपको क्या कर दिए थे? बता दिए थे। ठीक है, अच्छा चलिए कुछ और सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, कुछ और सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आप हमें यह बता दीजिए, आप हमें कृपया करके ये बता दीजिए कि आप हमें ये बता दीजिए कि आदि औद्योगिकीकरण का युग किसे कहते हैं? आदि औद्योगिकीकरण का युग, आदि औद्योगिकीकरण का युग, आदि औद्योगिकीकरण का युग क्या है? किस युग को आदि औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं? बताइए तो जल्दी से, किस युग को आदि औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं? आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि सर औद्योगिकीकरण के पहले, औद्योगिकीकरण के पहले के युग समय को, औद्योगिकीकरण के पहले के समय को, ध्यान रखिएगा, औद्योगिकीकरण के पहले के समय को क्या कहा जाता है? आदि औद्योगिकीकरण का युग कहा जाता है। याद रहेगा ना? बताइए, ध्यान रखिएगा, आदि औद्योगिकीकरण का युग क्या है? तो औद्योगिकीकरण के पहले के समय को क्या कहा जाता है? आदि औद्योगिकीकरण का युग कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, 1760 से पहले के समय को, बिल्कुल प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है आपका। औद्योगिकीकरण के पहले के युग को आदि औद्योगिकीकरण का युग कहा जाता है। यानी लग रहा है कि आप लोग पिछला क्लास बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से, और आप लोग इन सब चीजों को याद किए हुए हैं। ये प्यारे बच्चों हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, कि आप लोग इन सब चीजों को याद किए हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और नए यांत्रिक आविष्कार के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से यंत्र का आविष्कार किया गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम लोग औद्योगिक क्रांति पढ़ रहे हैं, औद्योगिक क्रांति में ये पढ़ रहे हैं कि आविष्कार किया जा रहा था, औद्योगिक क्रांति में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि नए नए मशीन का आविष्कार किया जा रहा था। ठीक है ना, तो आखिर किस मशीन का आविष्कार किया जा रहा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं। चलिए, जो नए बच्चे जुड़े हैं अभी अभी, वो सारे बच्चे ना क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, जरूर ध्यान रखिएगा इस बात को, सारे बच्चे ना क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, 18वीं शताब्दी की अगर हम लोग बात करें, अच्छा 18वीं शताब्दी मतलब क्या हुआ? कब से लेकर के कब तक? जल्दी से बताइए, 18वीं शताब्दी मतलब क्या हुआ? कब से कब तक? आप कहेंगे कि सर 1701 से लेकर के 1800 ईस्वी तक का जो समय है उसे क्या कहा जाता है? 18वीं शताब्दी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 18वीं शताब्दी कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा एक बात करिएगा आप लोग, एक बात हमारा मानिएगा, एक बात आप लोग मानिएगा, आज ना प्यारे बच्चों आप लोग ज्यादा कमेंट मत करिए, सिर्फ ना आप लोग अपने मोबाइल को ऐसे पोर्ट्रेट मोड में लगा दीजिए, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्केप मोड बोलते हैं ना, आप ना ऐसे कर दीजिए और सामने रख दीजिए और एकदम प्यारे बच्चों देखते रहिए। ठीक है ना, एकदम देखते रहिए, इसी तरीके से आप लोग को देखना है और समझ में आएगा। ठीक है ना, मोबाइल को ना ऐसे मतलब ऊपर नीचे करके मत देखिए, ऐसे खड़ा करके मत देखिए, इसको ऐसे करके देखिए, बहुत अच्छा तरीका से प्यारे बच्चों आज आपको क्लास समझना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 18वीं शताब्दी कहने का मतलब क्या हुआ? 1701 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक का जो समय है वो 18वीं शताब्दी कहलाया। तो 18वीं शताब्दी में नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ जिसने औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
समझ गया। जब 18वीं शताब्दी आया तो नए नए मशीनों का खोज हुआ जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया गया वो सूती कपड़ा के उद्योग में। हम आपको क्या बताए थे कि सबसे पहला जो मशीन बना ना वो सूती कपड़ा उद्योग के लिए बना था। सबसे पहला जो मशीन बना वो सूती कपड़ा उद्योग के लिए बना था। उसके अलावा फिर खनन कार्य में भी प्यारे बच्चों मशीनों का उपयोग होने लगा। जैसे आपको पता है ना कि हम आपको क्या बोले थे कि इंग्लैंड में लोहा और कोयला दोनों प्रचुर मात्रा में था, बताए थे ना। इंग्लैंड में लोहा और कोयला बहुत प्रचुर मात्रा में था, तो लोहा और कोयला को खनन के माध्यम से ही तो प्राप्त करते हैं ना, तो वहां खनन में भी मशीनों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। उसके अलावा परिवहन इस सब में भी परिवहन यानी कि यातायात में भी वहां मशीनों का उपयोग होना शुरू हो गया था। यानी कुल मिलाकर के कहे तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बहुत अच्छे तरीके से मशीनों का उपयोग होना शुरू हो गया। सूती वस्त्र उद्योग में जहां सूती वस्त्र हाथ से बनता था वहां मशीनों से बनना शुरू हो गया। धागा का कताई जो होता था वो हाथ से होता था चरखा के माध्यम से, अब मशीनों के माध्यम से होना शुरू हो गया। ठीक है ना। लोग कोयले के खान में जाते थे कोयला निकालने के लिए, रात में काम करने से घबराते थे, उनके लिए एक अलग तरीके का लैंप बनाया गया। उन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग यहां पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो 18वीं शताब्दी में नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि सूती वस्त्र के उद्योग में मशीनों का भरमार लग गया। सूती वस्त्र के उद्योग में ना बहुत सारे मशीन निकले, लेकिन हाँ यह बात था कि मशीनों का जो आविष्कार हो रहा था ना वो बहुत तेज गति से नहीं हो रहा था। ध्यान रखिएगा, जो मशीनों का आविष्कार हो रहा था वो बहुत तेज गति से नहीं हो रहा था, बहुत धीरे धीरे हो रहा था। जैसे एक मशीन का आविष्कार अभी हुआ तो दूसरा मशीन का आविष्कार होने में हो सकता है कि 10-15 बरस 20 बरस का समय लग जाए। मतलब बहुत धीरे 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 मशीन का आविष्कार हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं था। टेक्नोलॉजी का तो बस शुरुआत ही हो रहा था, और शुरुआत दौर में अगर कोई चीज इतना तेजी से बढ़ जाए ये संभव नहीं है। तो शुरुआत में ना बहुत धीरे धीरे मशीनों का आविष्कार होना शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है प्यारे बच्चों, कपड़ों की बुनाई तेजी से होने के कारण धागों की मांग बढ़ने लगी। अब क्या हुआ कि पहले कपड़ा का बुनाई कैसे होता था, चरखा से होता था। कपड़ा का बुनाई जो होता था वो चरखा से होता था, लेकिन अब मशीन से होना शुरू हो गया था। तो जब जाहिर सी बात है कि जब कपड़ा मशीन से बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब कपड़ा मशीन से बन रहा है तो ज्यादा स्पीड में बनेगा, और ज्यादा स्पीड में बनेगा तो धागा का डिमांड तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलिए। जब कपड़ा तेजी के साथ बनना शुरू हो जाएगा तो धागा का डिमांड बढ़ेगा ना, क्योंकि धागा से ही कपड़ा बनता है ना। तो जब कपड़ा तेजी से बनना शुरू हो गया, कपड़ा की बुनाई जब तेजी से होने लगी तो धागा का मांग बढ़ गया। समझ गए ना। अब धागा काटा जाता था चरखा से, चरखा घुमाइए, धागा को बनाइए, और तब जाकर बड़ा धीरे धीरे प्रोसेस होता था। समझ गए। लेकिन इस चीज को देखते हुए जब लोगों को महसूस हुआ, जब इंग्लैंड के वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि नहीं भाई, अब मशीन से जब हम लोग कपड़ा बना रहे हैं तो धागा भी काटने वाला एक मशीन चाहिए, धागा बनाने वाला भी क्या, एक बढ़िया मशीन चाहिए। और इसलिए प्यारे बच्चों 1770 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, कब, 1770 ईस्वी में। देखिए 1760 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति आया था, मशीन बनना शुरू हुआ था, और 1770 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स हारग्रीव्स। क्या नाम था, जेम्स हारग्रीव्स। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी से बताइए। 1770 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जेम्स हारग्रीव्स करके, उन्होंने एक मशीन बनाया जिस मशीन का नाम था स्पिनिंग जेनी। ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं ना, इस मशीन का नाम था स्पिनिंग जेनी। बस प्यारे बच्चों एकदम सिंपल मशीन है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें ना यहां पर एक हैंडल हुआ था, यहां पर जो आप चक्का देख रहे हैं ना, आपको ना हम क्या करते हैं, इसको जरा बढ़िया से दिखाते हैं। देखिए आप लोग ना इसको जरा देखिएगा ध्यान से। यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें देखेंगे कि एक चक्का लगा हुआ है। चलिए यहां पर आप ध्यान से देखिए, आपको लगेगा ना कि यहां पर प्यारे बच्चों क्या लगा हुआ है, एक चक्का लगा हुआ है। और चक्का में प्यारे बच्चों क्या है, हंडिल है। देख रहे हैं ना, यहां पर एक चक्का लगा हुआ है और चक्का में देख रहे हैं इस प्रकार से एक हंडिल है। तो ये जो हंडिलवा होता था ना, इस हंडिल को पकड़ के ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता था और कपास यहां पर डाल दिया जाता था, क्योंकि कपास से ही धागा बनता है ना। बताइए धागा किस चीज से बनता है, कपास से बनता है। तो हंडिल को कस करके घुमाया जाता था और धागा का कताई यहां से बहुत स्पीड में होता था। समझ गए। तो ये 1770 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। कब किया गया, 1770 ईस्वी में आविष्कार किया गया। इस मशीन का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। इस मशीन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो मशीन का नाम था स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी, ध्यान रखिएगा, स्पिनिंग जेनी। आविष्कार किसने किया,
किसने आविष्कार किया? तो जेम्स हारग्रीव्ज ने किया। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज ने। जेम्स हारग्रीव्ज ने 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ठीक है, अब यहां से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। यहां से ना 2-3 प्रश्न, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, जेम्स हारग्रीव्ज ने किस मशीन का आविष्कार किया था, ये 3 प्रश्न यहां से पूछा जाता है। समझ गए? यहां से प्यारे बच्चों 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है धड़ल्ले से। पहला क्या पूछा जाएगा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में। याद रहेगा ना? बताइए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हारग्रीव्ज ने किया। जेम्स हारग्रीव्ज ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। यानी कि प्यारे बच्चों यहां से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जेम्स हारग्रीव्ज। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या बता रहे थे कि 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्ज एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने क्या किया? एक मशीन बनाया जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी, और यह मशीन का काम क्या था? यह धागों की कताई करता था। यानी कि अब धागा काटना ना, अब धागा बनाना एकदम आसान हो गया था इस मशीन के कारण। इस मशीन का मांग पूरा एकदम मार्केट में बढ़ गया। जितने भी सूती वस्त्र उद्योग थे, तो सूती वस्त्र उद्योग के जो मालिक थे ना, वो इस मशीन को खरीदना शुरू कर दिए। भाई हमें भी एक मशीन दे दो, हमें भी एक मशीन दे दो। समझ गए ना? क्योंकि धागा का कताई बड़ा तेजी के साथ होने लगा था। समझ रहे हैं बात को? तो जब कोई मशीन निकलता है ना, जब सबको बढ़िया लगता है ना, तो वो चीज का डिमांड बढ़ जाता है। तो वैसे ही इसका ना डिमांड बढ़ गया बहुत ज्यादा। किस चीज का भाई? ये स्पिनिंग जेनी का। समझ गए? 1770 ईस्वी में पहली बार लॉन्च हुआ और इसका खूब डिमांड बढ़ गया। अब धागा का कताई तेज गति से होना शुरू हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जब धागा का कताई तेज गति से होना शुरू हो गया, तो अब कपड़ा का भी तैयारी जोर शोर से चलेगा। यानी कि कपड़ा भी अब बहुत तेज गति से बनेगा। समझ गए? क्योंकि धागा काटने वाला तो मशीन आ गया है। तो जब धागा काटने वाला मशीन आ गया ना, तो प्यारे बच्चों सूती वस्त्र उद्योग में क्या था कि अभी तक जो उद्योग के मालिक थे ना, वो मजदूरों के ऊपर आश्रित रहते थे। किसके ऊपर? मजदूरों के ऊपर। कि मजदूर अगर बढ़िया से काम करेगा तो एक दिन में ढेर सारा सूती कपड़ा निकल जाएगा। अगर मजदूर काम बढ़िया से नहीं करेगा तो हो सकता है कि एक दिन में बहुत कम सूती कपड़ा बने। यानी कि पूर्णतः प्यारे बच्चों मजदूरों के ऊपर निर्भर थे हम। पूर्णतः जो उद्योग के मालिक थे, जो सूती वस्त्र उद्योग के मालिक थे, वो मशीनों के ऊपर ना होकर के मजदूरों के ऊपर क्या थे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। वो मजदूरों के ऊपर ना निर्भर थे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सारे बच्चे बताइए जल्दी से। वो ना प्यारे बच्चों मजदूरों के ऊपर निर्भर थे, और जब मजदूरों के ऊपर निर्भर थे तो मजदूर आनाकानी करता था। कभी काम किया, कभी काम नहीं किया। मार्केट से डिमांड है ज्यादा लेकिन काम कर रहा है कम। यानी कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों क्या हो रहा था कि मजदूरों पर आश्रित था, जो अपने हाथों से चरखे के माध्यम से कपड़े को तैयार करता था। लेकिन जब 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ ना, तो 3 साल के बाद ही 1773 ईस्वी में लंकाशायर के एक वैज्ञानिक थे। लंकाशायर एक जगह का नाम है। लंकाशायर एक जगह का नाम है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? लंकाशायर एक जगह का नाम है। समझ रहे हैं ना? लंकाशायर एक जगह का नाम है। तो लंकाशायर के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जॉन के। क्या नाम है प्यारे बच्चों? जॉन के। अंग्रेजी में इस तरीके से लिखते हैं, जॉन के। समझ गए? तो लंकाशायर के एक वैज्ञानिक थे जॉन के। उन्होंने 1773 में एक मशीन बनाया जिसका नाम था फ्लाइंग शटल मशीन। फ्लाइंग शटल मशीन, जो कपड़ों की बुनाई तेज गति से करता था। समझ गए ना? जब धागा का कताई तेज गति से होना शुरू हो गया, तो कपड़ा का बुनाई तेज गति से काहे नहीं हो सकता है? बताइए। हो सकता है ना? जब प्यारे बच्चों कपड़ा, जब धागा 1770 ईस्वी में धागा बनाने वाला मशीन बन गया ना, तो कपड़ा बुनने वाला मशीन का भी तैयारी तुरंत हो गया। 1773 ईस्वी में क्या बन गया? फ्लाइंग शटल मशीन बन गया। समझ गए? क्या बन गया? फ्लाइंग शटल मशीन बन गया। हालांकि और भी छोटे छोटे मशीन बन रहे थे, जिसके बारे में एक पूरा लिस्ट हम आपको बताएंगे। तो छोटे छोटे मशीन ना बहुत बन रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से जो आदमी के लिए कारगर था, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कारगर था, वो मशीन था ये सब। तो 1770 में क्या बताए? 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। उसके बाद 1773 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ना, ये है फ्लाइंग शटल मशीन। इसमें क्या होता था कि यहां पर बीच में धागा को लपेट दिया जाता था। समझ गए ना? ये बीच में धागा को लपेट दिया जाता था, और जहां मजदूर सुई धागा से लेकर के कपड़ा बुनते थे ना, बस इसको ऐसे ऐसे करते जाते थे ना, बस कपड़ा अपने आप से क्या होता जाता था? तैयार होते जाता था। तो ये फ्लाइंग शटल मशीन के द्वारा क्या हुआ कि कपड़ा का बुनाई तेज गति से होने लगा।
समझ गए? इससे क्या हुआ, कपड़ा का बुनाई तेज गति से होने लगा। तो अभी तक हम आपको क्या बताए, कपड़ा जो धागा का बुनाई था, जो धागा का कताई था, वो तेज गति से होना शुरू हो गया। कपड़ा का बुनाई अब तेज गति से होना शुरू हो गया था। ये सब बात हम कर रहे हैं कब का, 1770-80 ईस्वी तक का। समझ गए ना, 1780 के दशक तक का हम बात कर रहे हैं। यानी कि 1770 में निकल गया धागा कताई वाला मशीन, और 1773 में निकल गया कपड़ा को तेज गति से बुनने वाला मशीन, यानी कि फ्लाइंग शटल मशीन। यानी कि अभी तक आप लोग देख रहे हैं ना कि मशीन तो निकल रहा है, लेकिन बड़ा सिंपल मशीन निकल रहा है प्यारे बच्चों। देख रहे हैं, बड़ा एकदम सिंपल मशीन निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना, बड़ा सिंपल मशीन निकल रहा है। अब चलिए बात करते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा एक मशीन बनाया गया जिसका नाम था वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा, वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम। प्यारे बच्चों ये क्या करता था कि धागों की कताई बहुत तेज गति से करता था। धागा की कताई करने के लिए एक मशीन तो अपना निकल गया था, ये वाला स्पिनिंग जेनी। लेकिन पुनः 1769 ईस्वी में प्यारे बच्चों एक और मशीन निकला था, वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम करके। लेकिन स्प्रिंग फ्रेम ना इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तब जाकर के 1 साल के बाद निकला था स्पिनिंग जेनी। समझ गए, पहले निकला था स्प्रिंग फ्रेम, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ ना, तब जाकर के 1770 में निकला था स्पिनिंग जेनी। मतलब 1769 में एक मशीन निकला था स्पिनिंग फ्रेम करके, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो स्पिनिंग जेली निकला। तो इस तरह से कई मशीनें बनी जिसने इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग को क्या किया, एक नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। समझ में आ रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम आपको क्या बताएं, बताइए, अभी तक हम आपको क्या बताएं? 1769 ईस्वी में कौन सा मशीन निकला? 1769 ईस्वी में निकला प्यारे बच्चों स्पिनिंग फ्रेम। ध्यान रखिएगा, 1769 ईस्वी में निकला स्पिनिंग फ्रेम। उसके बाद 1770 ईस्वी में निकला स्पिनिंग जेनी। 1770 ईस्वी में निकला स्पिनिंग जेनी, ठीक है। इसका आविष्कार किसने? जेम्स हारग्रीव्ज ने क्या किया था? इसका आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। और इसका आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट। ये प्यारे बच्चों आप लोगों को याद करना है, रिचर्ड आर्कराइट ने। उसके बाद 1773 ईस्वी में हम आपको क्या बताए? 1773 निकालने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जॉन के। समझ गए। तो ये 3 तरह के मशीन के बारे में तो अभी तक हम आपको बता दिए। ये प्यारे बच्चों 3 तरह के मशीन के बारे में तो अभी तक हम आपको बता दिए। समझ गए ना यहां तक? बताइए जल्दी से। हाँ, स्पिनिंग फ्रेम हो गया, स्पिनिंग जेनी हो गया, और फ्लाइंग शटल हो गया। ये 3 तरह के मशीन के बारे में ना अभी तक हम आपको क्या किए हैं, बता दिए हैं। यहां तक सारे बच्चे समझ गए? ये 3 तरह के मशीन के बारे में हम आपको क्या किए, बता दिए। अब यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दी से बताइए क्या हुआ भाई? क्या हुआ? नेट नहीं चल रहा है क्या? जरा एक बार बताइएगा कंफर्म। क्या हुआ, नेट में कोई दिक्कत हो रहा है क्या? जल्दी से एक बार बताइए। नेट दिक्कत हो रहा है? भाई नेट तो चल रहा है, सब कुछ वीडियो क्लियरली चल रहा है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। हम आपको ये 3 प्रकार के मशीन के बारे में बता दिए हैं। अच्छा, स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार ये बता देते हैं आपको। ये जो स्पिनिंग फ्रेम था ना, इसका काम क्या था? धागा की कताई करना। समझ गए ना, धागा की कताई करना, ये इसका काम था, धागा की कताई करना। उसके बाद स्पिनिंग जेनी का काम क्या था? स्पिनिंग जेनी का भी काम यही था। समझ गए ना, इसका भी काम था प्यारे बच्चों धागा की कताई करना, धागा की कताई करना। लेकिन ये जो फ्लाइंग शटल मशीन है ना, इसका काम क्या था? कपड़ा की बुनाई करना, कपड़ा की बुनाई करना। ये 3 प्रकार के मशीन के बारे में हम आपको बताए हैं अभी तक। ध्यान रखिएगा, अभी 6-7 प्रकार के मशीन के बारे में बताएंगे, और यही सब परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आपको बताते हैं वाष्प शक्ति उपयोग। देखिए, मशीन का भी तो आविष्कार बहुत ज्यादा हो रहा था, मशीन का आविष्कार तो हो रहा था, लेकिन मशीन को चलाने के लिए प्यारे बच्चों क्या चाहिए? इंजन चाहिए ना। मशीन कौची से चलेगा जी?
मशीन क्या चीज से चलेगा? मशीन को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मशीन को चलाने के लिए लगातार वैज्ञानिक प्रयास कर रहे थे कि कोई ऐसा मशीन निकालें जिससे सूती वस्त्र उद्योग को ना हम चला सकें। समझ गए? और उस समय कोई डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन नहीं था। उस समय बहुत तो चलता था तो वाष्प इंजन चलता था। वाष्प के जो पानी का जो वाष्प होता था ना, उसके प्रेशर से चलता था। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, वाष्प शक्ति के उपयोग के लिए प्यारे बच्चों वाष्प इंजन बनाया गया। और ध्यान रखिएगा, शुरुआत में फैक्ट्री की मशीनों को चलाने के लिए पानी की सहायता लिया जाता था, लेकिन बाद में टॉमस न्यूकॉन नाम के वैज्ञानिक ने वाष्प इंजन को बनाया, जो बहुत ज्यादा खर्चीला होने के कारण ज्यादा उपयोग तो साबित नहीं हुआ। इसलिए 1769 ईस्वी में एक नया वाष्प इंजन बना, जिसे जेम्स वाट नाम के वैज्ञानिक ने बनाया। यानी कि शुरुआत में जो वाष्प इंजन बनाया, जिसको स्टीम इंजन बोलते थे, क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं स्टीम इंजन। स्टीम मतलब होता है वाष्प, स्टीम मतलब वाष्प और इंजन मतलब मशीन। तो यानी कि स्टीम इंजन बना, वाष्प इंजन बना। ये जो आप बॉक्सा देख रहे हैं ना, इसी में क्या होता था कि ये जो यहां पर टैंक आकार का आप लोग देख रहे हैं, इसमें वाष्प को जमा कर दिया जाता था और वाष्प यहां से इस पाइप से होते हुए बहुत प्रेशर में निकलता था। और जब प्रेशर में निकलता था ना, तो ये घूमना शुरू हो जाता था, और जब ये घूमता था तो इससे ये चीज ज्वाइंट रहता था और यहां से मशीन चलना शुरू हो जाता था। समझ गए? तो शुरुआत में जो वाष्प इंजन निकला ना, वो निकला प्यारे बच्चों टॉमस न्यूकॉन के द्वारा निकाला गया। टॉमस न्यूकॉन, याद रहेगा, शुरुआत में जो वाष्प इंजन निकला वो टॉमस न्यूकॉन के द्वारा निकाला गया। लेकिन ये इतना ज्यादा खर्चीला था ना कि कपड़ा से ज्यादा महंगा ना वाष्प इंजन ही चलाना था। समझ गए? यानी कि वाष्प इंजन चलाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। तो लोगों को लगा कि भाई अगर ये जो वाष्प इंजन है जो बनाया गया था टॉमस न्यूकॉन के द्वारा, कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा खर्चीला है। अब इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है कि कपड़ा का दाम इतना ज्यादा महंगा करना पड़ता है कि लोग खरीदता नहीं है। तो इसलिए 1769 ईस्वी में एक नया वाष्प इंजन बना, जिसको जेम्स वाट ने बनाया। तो ध्यान रखिएगा, 1769 ईस्वी में क्या बना था प्यारे बच्चों? वाष्प इंजन बना। क्या बना? वाष्प इंजन बना, जिसको किसने बनाया? जेम्स वाट ने बनाया। याद रहेगा ना? जल्दी से बताइए। तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? सारे बच्चे एक बार कमेंट करिए। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से सारे बच्चे ना एक बार कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, फटाफट से बताइए। तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, बिल्कुल। तो जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में, कब प्यारे बच्चों? 1769 ईस्वी में। तो 1769 ईस्वी में अभी तक दो चीज हो गया। 1769 ईस्वी में ही क्या बना था? स्पिनिंग फ्रेम भी बना था, और 1769 ईस्वी में ही क्या बना? वाष्प इंजन भी बना। याद रहेगा ना? 1769 ईस्वी में क्या बना? यहां तक सारे बच्चे समझ गए? चलिए, हो गया ना? अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लौह उद्योग का, ठीक है ना? इस्पात का उत्पादन भी लोगों ने सीख लिया था। यानी कि जो मशीन बन रहा था उसमें ना अब लोग इस्पात का उपयोग कर रहे थे। शुरुआत में तो जो मशीन बनता था ना, वो लकड़ी से बनता था। शुरुआत में जो मशीन बनता था वो लकड़ी से बनता था। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मशीन है इसमें भी अधिकांश लकड़ी का प्रयोग हुआ है। ये जो मशीन है इसमें भी देख रहे हैं कि ये लकड़ी से बना हुआ मशीन है। मतलब शुरुआत में जो भी मशीन बना ना वो लकड़ी से बना, लेकिन धीरे धीरे करके इंग्लैंड के जो लोग थे ना, वो इस्पात का उपयोग करना शुरू कर दिए थे। यानी कि लोहा से अब मशीन बनाना शुरू कर दिए थे। समझ गए? यानी कि लोहा से मशीन बनाना शुरू कर दिए थे। तो अब ध्यान रखिएगा, जब लोहा से मशीन बनना शुरू हो गया तो लोहा वाला मशीन चलाने के लिए ना वाष्प इंजन का उपयोग किया जाता था। लोहा वाला मशीन चलाने के लिए वाष्प इंजन का उपयोग किया जाता था। समझ में आ रहा है? और वाष्प इंजन क्या चीज से होता था? चलता था कोयला से, क्योंकि कोयला से पानी को गर्म किया जाता था। जैसे आप लोग देखे होंगे गदर फिल्म, गदर 2 तो अभी निकला है। गदर फिल्म में देखते होंगे कि वाष्प इंजन से चलता था प्यारे बच्चों। कोयला को एकदम झोंकना जाता था और उससे पानी खोलता था, और पानी से जो वाष्प निकलता था ना, उसी के प्रेशर से क्या चलता था? ट्रेन भी चलता था। समझ गए? तो उसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि वाष्प से ही क्या प्यारे बच्चों, सूती उद्योग का जो मशीन था ना, वो वाष्प इंजन से ही चल रहा था। तो वाष्प इंजन को चलाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए कोयला चाहिए था। अब कोयला धरती के नीचे से निकाला जाता था। समझ गए? कोयला कहां से निकाला जाता था? धरती के नीचे से। और अभी भी कोयला धरती के नीचे से ही निकलता है।
तो बात क्या था कि कोयला जब धरती के नीचे से निकलता था ना, तो दिन में तो सारा मजदूर तैयार हो जाता था कि चलिए भाई हम काम करेंगे, समझ गए, ध्यान रखिएगा, दिन में तो सब मजदूर तैयार हो जाता था कि चलिए हम काम करेंगे, कोयला फैक्ट्री में, कोयला के कारखाना में हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो दिन के समय में तो सब लोग काम करने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन रात में कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता था कोयला के खदान में, समझ गए। अब पता है क्यों? कोयला के खदान में, ध्यान रखिएगा, हम आपको क्या बता रहे हैं, पहले आप लोग ध्यान से समझिए। सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए था प्यारे बच्चों? मशीन चाहिए था, यानी कि वाष्प इंजन से यह चलाया जाता था, ठीक है ना, वाष्प इंजन से चलाया जाता था। वाष्प इंजन किस चीज से चलता था? यह चलता था कोयला से, समझ गए ना, कोयला से। और कोयला कहां से प्राप्त होता था? जमीन के अंदर खनन के द्वारा, समझ गए। अब खनन क्रिया के लिए खनन कौन करता था? तो मजदूर करता था, मजदूर करता था। तो ये जो मजदूर था ना, ये दिन में तो तैयार हो जाता था कि चलिए भाई दिन में हम काम करेंगे, लेकिन रात में काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। क्यों? पता है इसका कारण? रात में ये लोग मजदूर ना काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि रात में ना लैंप जला करके कोयला के खदान में काम किया जाता था, समझ गए। अरे बच्चे को समझ में आ रहा है ना? तो रात में क्या होता था प्यारे बच्चों कि लैंप जला करके, समझ गए ना, रात में लैंप जला के काम करना पड़ता था कोयला के खदान में, क्योंकि उस समय तो बिजली का व्यवस्था था जी, ट्यूबलाइट था, बल्ब था नहीं ना। अभी तो क्या है, कोयला के खदान में बिजली पहुंच जाता है, लेकिन उस समय ना कोयला के खदान में बिजली नहीं। उस समय बिजली का आविष्कार कहां से हुआ था? छोटा मोटा तो मशीन का आविष्कार हो रहा था। तो इसलिए रात में लैंप का प्रयोग किया जाता था, रात में लैंप का प्रयोग किया जाता था। अब जो मजदूर काम करते थे ना, उनको इस बात का डर रहता था कि अगर लैंपा भभक गया तो हम लोग सब नीचे भभक जाएंगे, समझ गए। कभी कभी देखते हैं ना कि लैंप जब जला करके, पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो लैंप जल रहा है जल रहा है जल रहा है, अपने से भभकना शुरू हो जाता था, समझ गए ना, अपने से भभकने लगता था, समझ गए। लैंप जल रहा है जल रहा है जल रहा है, अपने से भभक गया, तेल पकड़ लेता था आग पूरा नीचे तक। तो लैंप क्या होता था ना कि भभकना शुरू हो जाता था, समझ गए। अब जब लैंप भभकता था तो कभी कभी कोयला फैक्ट्री में आग लग जाता था, कोयला के खदान में आग लग जाता था। और जब कोयला के खदान में आग लग गया ना, तो बहुत सारे मजदूर अंदर में ही जल करके राख हो जाते थे, बहुत सारे मजदूर अंदर ही जल जाते थे, जल करके राख हो जाते थे, समझ रहे बात को। तो बहुत सारे मजदूर अंदर ही जल जाते थे। अब लोगों को बड़ा चिंता सताने लगा कि भाई बहुत सारे मजदूर तो अंदर ही जल जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, और इसलिए रात को कोई तैयार नहीं होता था, समझ गए ना, रात को कोई तैयार ही नहीं होता था कि हम कोयला फैक्ट्री में काम करेंगे, कोयला के खदान में काम करेंगे। लगा कि कुछ ना कुछ तो इसका क्या होना चाहिए, समझ गए ना, कुछ ना कुछ तो इसका उपाय होना चाहिए। और इसलिए प्यारे बच्चों 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने क्या किया? सेफ्टी लैंप बनाया। लैंप तो था पहले से ही, लेकिन उसमें सेफ्टी लगा दिया, तो सेफ्टी लैंप बन गया। पता है सेफ्टी लैंप कैसे बना था? चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो हुआ ना, वो कैसे हुआ, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये है प्यारे बच्चों सेफ्टी लैंप। ये क्या है? सेफ्टी लैंप। पहले क्या होता था, ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता था कि सिर्फ ये नीचे वाला हिस्सा होता था, समझ गए ना, सिर्फ ये नीचे वाला, इसको ऐसे पकड़ करके और लेके मतलब कोयला का खदान है वहां पर ले जाया जा रहा था, समझ गए ना, मतलब नीचे से ऐसे इसको उठा लिए और उठा करके कोयला के खदान में ले जाते थे। अब पता नहीं बीच रास्ते में अगर भभक गया तो पूरा तेल गिर गया, और तेल के साथ आग भी गिरा, कोयला फैक्ट्री में आग लग गया, कोयला के खदान में आग लग गया। तो ये क्या किए, ध्यान रखिएगा कि इसमें ना शीशा लगा दिए। क्या लगा दिए? शीशा लगा दिए जी, देख रहे हैं ना, शीशा लग गया। अब शीशा लगने से क्या हुआ कि लैंप अगर भभक भी जाता था ना, लैंप अगर भभक भी जाता था ना, तो ये बाहर की तरफ आग को नहीं फेंकता था, बाहर आग की तरफ नहीं फेंकता था। अच्छा, इसमें शीशा तो लगा ही दिया गया, अगर मान लिया जाए कि कभी कभी शीशा अगर गिर जाए, हो सकता है कि शीशा चनक जाए, शीशा फूट जाए, तो उसके ऊपर से ढकने के लिए प्यारे बच्चों ये इस प्रकार का एक धातु का बनाया गया था, समझ गए ना। अगर मान लिया जाए कि शीशा कभी कभी फूट जाए, चनक जाए या फिर बाहर निकल जाए ना, तो तुरंत इससे ना इसमें घुसा करके ढक दिया जाता था, समझ गए। क्या किया जाता था? तुरंत ऐसे करके इसमें ढक दिया जाता था, और ढक दिया जाता था तो आग बुझ जाता था, आग बंद हो जाता था।
समझ गए बात को। तो ये ना सेफ्टी लैंप बनाया गया। ये क्या है जी बताइए जल्दी से, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है जल्दी से बताइए, ये है सेफ्टी लैंप। समझ गए, ये क्या है, सेफ्टी लैंप है। इसका आविष्कार कब हुआ था जल्दी से बताइए, अभी हम आपको बताएं इसका आविष्कार कब हुआ था। 1815 में किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने। 1815 में इसका आविष्कार हुआ, किसने किया, तो हम्फ्री डेवी ने किया। हम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया। यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ। अब जब सेफ्टी लैंप का आविष्कार हो गया ना, तो लोग रात में भी जाते थे कोयला के खदान में काम करने के लिए बिना कोई डर के। समझ गए, रात में भी जाते थे काम करने के लिए। अब कोई डर नहीं था, किसी से डर नहीं था। समझ रहे हैं बात को, अब किसी से कोई डर नहीं था। लोग रात में भी आराम से जाते थे कहां पर, कोयला के फैक्ट्री में काम करने के लिए, कोयला के खदान में काम करने के लिए। तो 1815 ईस्वी में क्या हुआ, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, किसने, हम्फ्री डेवी ने। समझ में आ रहा है। तो चलिए यहां पर हम एक चीज और जोड़ देते हैं, 1815 ईस्वी में, ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ, यह किसने किया था जी, हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने किया था। और इसी में प्यारे बच्चों एक चीज और है, पावर लूम। समझ गए ना, पावर लूम से भी कपड़ा का ही बुनाई होता था। पावर लूम से ही कपड़ा का ही बुनाई होता था। और ये पावर लूम का आविष्कार किया गया था 1785 में, 1785 में। और ये किसने किया था, ये किया था, ध्यान रखिएगा, ये वैज्ञानिक का नाम था एडमंड कॉर्टराइट। एडमंड कॉर्टराइट, परीक्षा में पूछा जाता है। समझ गए ना कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो एडमंड कॉर्टराइट ने किया था। एडमंड कॉर्टराइट ने किया था। समझ गए। तो यहां तक ये 6 कम से कम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये मोस्ट वीवीआई है, ये मोस्ट वीवीआई है। इसको क्या कर लेना है, याद करें, यानी कि इसको प्यारे बच्चों याद कर लेना है। समझ गए ना। यहां से लगभग आपका 6 या 18 यानी कि 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यहां से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कर लीजिएगा ना, जल्दी से बताइए, 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो यहां तक हम आपको बता दिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार हो गया जी। अब जरा देखिएगा ध्यान से, सेफ्टी लैंप का तो आविष्कार हो गया। अब देखिए, साधारण लैंप से हमेशा खदानों में आग लगने का खतरा बना रहता था, जिससे मजदूर लोग काफी डरे हुए रहते थे। अतः 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप बनाया, जिससे खदान उद्योग को क्या हुआ, बहुत ज्यादा विकास मिला। यानी कि पहले दिने में काम हो रहा था, अब रात में भी एकदम क्या धड़ल्ले से काम होना शुरू हो गया। अभी तक हम आपको क्या बता दिए कि सूती वस्त्र के लिए धागा कताई वाला भी मशीन निकल गया है, धागा बुनाई वाला भी मशीन निकल गया है, सूती कपड़ा का जो कपड़ा बुनाई वाला मशीन है वो भी निकल गया है, खनन के लिए सेफ्टी लैंप निकल गया है, पावर लूम निकल गया, मतलब सब कुछ अब निकल चुका है। अब क्या था कि मार्केट में सूती कपड़ा को बेचना था। मार्केट में सूती कपड़ा को क्या करना था, बेचना था, क्योंकि अब तो कपड़ा धड़ल्ले से बन रहा है ना, बहुत तेज गति से कपड़ा बन रहा है। तो अब कपड़ा जब तेज गति से बन रहा है तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए। अब मार्केट में जब कपड़ा जाता था ना, तो लोगों का डिमांड था कि भाई हमें रंग बिरंग का कपड़ा चाहिए। ऐसा कपड़ा चाहिए रंग बिरंग का। जैसे आप लोग जाते हैं कपड़ा लेने के लिए तो क्या करते हैं, जरा इस कलर में दिखाइए, जरा उस कलर में दिखाइए, जरा इसमें थोड़ा सा ब्लू आसमानी दिखाइए ना, जरा ब्लैक कलर में दिखाइए ना, थोड़ा सा इस कलर में दिखाइए ना। मतलब अनेक तरह का होता है। खास करके लड़कियां तो जब जाती है दुकान में बैठ जाती है ना, तो पूरा दुकानदार को, मतलब पूरा दुकान को बोलती है कि उछल दीजिए हमारे सामने। पूरा दुकानदार क्या करता है, दुकाने को उछल देता है और तब उसमें से खुद खाद के काद को निकालती है कि चलिए ये वाला दे दीजिए। समझ गए ना। तो ये होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि रासायनिक उद्योग भी शुरू हो गया, यानी कि कपड़ा को धोने और रंगने के लिए, कपड़ा को धोने और रंगने के लिए उस समय अनेक तरह का सोडा और रंग का प्रयोग होने लगा, ताकि कपड़ा को रंगीन बनाया जाए। जब कपड़ा रंगीन बनता था ना, जब कपड़ा रंगीन बनता था तो लोगों को ना बड़ा पसंद आता था और लोग उसका डिमांड बहुत ज्यादा करते थे। समझ गए। कपड़ा जब रंगीन होता था ना तो लोग उसका डिमांड बहुत ज्यादा करते थे और लोगों को पसंद आता था। तो इसलिए अब कपड़ा ना रंगीन बनने लग गया था। समझ गए। तो यानी कि रासायनिक उद्योग भी खुलना शुरू हो गया। उसके अलावा परिवहन उद्योग खुलना शुरू हो गया। परिवहन उद्योग यानी कि कपड़ा तो भाई बन रहा है, फैक्ट्री से मार्केट में पहुंचाने के लिए परिवहन का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए। कपड़ा को फैक्ट्री से बाजार में लाने के लिए
परिवहन यानी कि गाड़ी का तो जरूरत पड़ेगा ना, उस समय तो गाड़ी था नहीं, तो उस समय ना नाव का प्रयोग होता था, समझ गए, समुद्री रास्ते से होता था, समुद्री जहाज के द्वारा होता था। उस समय सड़क पर चलने के लिए गाड़ी जो था ना, तो सड़कों का निर्माण होना था, यानी और रेलगाड़ी, ये सब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। तो फैक्ट्रियों से कच्चे माल लाने ले जाने के लिए सड़कों का निर्माण होने लगा, सड़कों पर चलने के लिए गाड़ियों का निर्माण होने लगा, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए समुद्री जहाज का उपयोग होने लगा, यानी कि परिवहन फैक्ट्री भी बहुत तेज गति से चल गया, समझ गए। यानी कि परिवहन से संबंधित जो काम था ना, वो भी बहुत तेज गति से अब आगे बढ़ रहा था, समझ गए। तो परिवहन उद्योग हो गया। उसके बाद अच्छा, इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा क्या था प्यारे बच्चों, जरा इसके बारे में हम बता देते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब अभी हम आपको क्या बताएं, कारखानेदारी प्रथा के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। कारखानेदारी प्रथा, कारखानेदारी प्रथा, ये प्रथा क्या था जरा ध्यान से समझिए। अब जैसे क्या है कि हमारा एक फैक्ट्री है जो बाजार में है, ये मान लिया जाए कि हमारा फैक्ट्री है, समझ गए ना, ये मान लिया जाए प्यारे बच्चों हमारा क्या है जी, फैक्ट्री है, और ये कहां में है, तो बाजार में है, बाजार बोले तो शहर में है, समझ गए ना, ये शहर में है। लेकिन जो गांव के मजदूर होते थे ना, वो शहर में आना पसंद नहीं करते थे, जो गांव के मजदूर होते थे वो शहर में आना पसंद नहीं करते थे, समझ रहे हैं बात को। वो सोचते थे कि क्या शहर में जाएंगे, आराम से गांव में खेती करेंगे, आराम से यहीं पर रहेंगे। और आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि जो शहर के व्यापारी थे ना, वो खाली समय में यानी कि सुबह शाम किसान क्या करते थे, खेत में काम करते थे, दोपहर में व्यापारियों का काम कर देते थे। तो अब व्यापारियों को लगने लगा कि क्यों ना भाई फैक्ट्री का एक कारखाना, जैसे गांव यहां पर है, समझ गए ना, ये क्या है प्यारे बच्चों, गांव है, ये क्या है, गांव है, समझ गए, और ये क्या है, शहर है, समझ गए ना। अब फैक्ट्री के जो मालिक हुआ करते थे ना, फैक्ट्री के जो मालिक हुआ करते थे, उनको लगा कि क्यों ना फैक्ट्री का एक ब्रांच अगर गांव के बगल में दे दिया जाए, तो गांव के किसान तो आराम से वहां पर काम करेंगे, अरे शहर नहीं आएंगे, वो वहां तो रुक करके काम करेंगे ना, बताइए, ठीक है भाई, शहर में नहीं आएंगे लेकिन वहां तो काम करेंगे, समझ रहे बात को। तो ये क्या किया गया कि फैक्ट्री का एक छोटा छोटा कारखाना ना गांव के बगल में बना दिया गया। क्या बना दिया गया, कारखाना। अब क्या होने लगा, जब गांव के बगल में कारखाना बन गया, जब गांव के बगल में कारखाना बन गया, तो गांव के जो किसान थे, गांव के जो मजदूर थे, वो कारखाना में काम करना शुरू कर दिए, समझ रहे बात को, कारखाना में काम करना शुरू कर दिए। तो जितने भी फैक्ट्री के मालिक थे वो अब गांव के बगल में कारखाना खोलना शुरू कर दिए थे, और इस प्रथा को ही कहा गया कारखानेदारी प्रथा। क्या कहा गया, कारखानेदारी प्रथा कहा गया। समझ में आ रहा है, सारे बच्चे समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो यस सर लिखिएगा, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है तो यस सर लिखिएगा। ये कौन है जी, दर्शन जायसवाल, ब्रैकेट में टारगेट बोर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में हम लगातार देख रहे हैं कि आप बातचीत ही कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दर्शन जायसवाल ना, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, समझ गए। हाँ, एक बच्चा कौन है लिख रहा है, कौन कौन यूपीएससी लवर हो, क्या भाई अभी ही पूछ लोगे? अरे बाद के लिए भी कुछ बचने दो, बाद के लिए भी थोड़ा बहुत बचने दो मेरे भाई, अभी बस पढ़ाई पे ध्यान दो ना, हम आपको पढ़ाते हैं। जब लास्ट में पूछेंगे ना कि समझ गए ना आप लोग, तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही झूठो भी लिख देंगे यस सर, और कुछ बच्चे लिखेंगे नो सर, तो वही सब नो सर हैं, वही नो सर हैं, समझ गए ना। तो आप ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको कितना मेहनत करके कितना प्यार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, और आप लोग हैं कि कमेंट बॉक्स में बातचीत करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। बस आप लोग पढ़ाई पे अभी फोकस करिए, पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। हम आपको बताएं कारखानेदारी प्रथा, ये कारखानेदारी प्रथा क्या है बताइए, कारखानेदारी प्रथा क्या है। जो फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे वो शहर से उठ करके गांव के बगल में अपना एक कारखाना खोलते थे, तो जितने भी फैक्ट्री के मालिक थे वो सभी कारखाना खोलना शुरू कर दिए गांव के बगल में, और इस प्रथा को ही कहा गया कारखानेदारी प्रथा। अब जब गांव के बगल में कारखाना खुलना शुरू हो गया ना, तो गांव के किसानों को लगा कि अब बगल में तो भाई रोजगार मिल रहा है, तो कहे अब हम खेत में काम करेंगे, आराम से चलते हैं और बगल में काम करते हैं, समझ गए ना, आराम से चलते हैं और कारखाना में काम करेंगे, वहां पर रोजगार हमें अच्छा मिलेगा। तो लोग क्या करना शुरू कर दिए कि कारखाना की तरफ रुख करना शुरू कर दिए, कारखाना की तरफ जाना शुरू कर दिए, समझ गए ना। लोग कारखाना की तरफ जाना शुरू कर दिए और कारखाना में काम करना शुरू कर दिए, समझ गए। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसी को कहा गया इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा। तो
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा क्या है तो बता दीजिएगा ना। कितने बच्चे बता देंगे? हाथ खड़ा करिए। कितने बच्चे बता देंगे कि हाँ सर हम बता देंगे अब? हैं? सारे बच्चे बता देंगे ना? चलिए, तो इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा आप लोग बता दीजिएगा यहां से। अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि आखिर औद्योगिक परिवर्तन का स्वरूप क्या था। औद्योगिक परिवर्तन का स्वरूप क्या था प्यारे बच्चों? यानी कि इतना तो सब कुछ हो रहा था, मशीन का भी आविष्कार हुआ, कारखाना भी ढेर सारा खुल गया, गांव के बगल में खुल गया, शहर के बगल में खुल गया, तो कारखाना भी ढेर सारा खुल गया। तो इसका स्वरूप क्या था और इसका इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? आखिर इसका स्वरूप क्या था और इसका भारत में इंग्लैंड में क्या प्रभाव पड़ा, इसके विषय में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपको हम क्या बताए कि इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप एक अलग ऊंचाई पर पहुंच गया। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा उद्योग, कौन सा उद्योग चल रहा था? अगर हम आपसे पूछेंगे कि किस चीज का उद्योग इंग्लैंड में सबसे ज्यादा चल रहा था, बताओ आप लोग, किस चीज का उद्योग इंग्लैंड में सबसे ज्यादा चल रहा था? आपका जवाब क्या होगा? सूती वस्त्र उद्योग। इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग जो है ना वो बहुत तेज गति से चल रहा था। समझ गए ना? 19वीं शताब्दी आते आते, 19वीं शताब्दी यानी कि 1825 ईस्वी आते आते इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग बन गया था। कौन? कपड़ा उद्योग। समझ रहे हैं बात को? 19वीं शताब्दी में, यानी कि देखिए 1760 ईस्वी से बनना शुरू हुआ, 1770 में निकला था मशीन स्पिनिंग जेनी। तो 19वीं शताब्दी आते आते ना इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग बन गया कपड़ा उद्योग। समझ गए? इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग बन गया कपड़ा उद्योग 1850 ईस्वी तक आते आते। सोच रहे हैं कितना तेज गति से इंग्लैंड बढ़ा। अच्छा, और लोहा और इस्पात में भी इंग्लैंड पीछे नहीं था। लोहा और इस्पात में भी इंग्लैंड पीछे नहीं था। लोहा और इस्पात उद्योग का भी बहुत तेजी से तरक्की हुआ, नई नई मशीनों का निर्माण होने लगा, जिसके फलस्वरूप लौह इस्पातों का उपयोग अत्यधिक होने लगा। दूसरे देशों में जाने के लिए जहाजों का निर्माण करने लगे। अब जब लोहा निकल गया ना तो लोहा से जहाज बनने लग गया। समझ रहे हैं बात को? लोहा से जहाज बनना शुरू हो गया। अब लोहा का, अभी जैसे देख रहे हैं ना लोहा का जहाज होता है, तो वैसे ही लोहा का जहाज बनना शुरू हो गया। अब जब लोहा का जहाज बनना शुरू हो गया ना तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बड़ा बड़ा जहाज बना लिए भाई। ढेर सारा उस पर कपड़ा लाद लेते थे और कपड़ा लाद करके दूसरे जगह पर बाजार में पहुंचा देते थे बेचने के लिए। यानी कि बहुत जगह पर ना अब परिवहन का मार्ग भी क्या हो गया था? एकदम सुगम हो गया था। समझ गए? बड़ा बड़ा जहाज बनना शुरू हो गया था, उस पर ढेर सारा कपड़ा लाद लिए, एकदम सैंत लेते थे और सैंत के पहुंचा देते थे। समझ गए? तो वहां पर क्या हुआ? जहाजों का निर्माण होने लगा। सड़कों परिवहनों के निर्माण में लौह इस्पातों का उपयोग होने लगा, यानी कि सड़क भी बन रहा है, सब मतलब सब जगह पर अब लोहा का इस्पात, लोहा का उपयोग ना बहुत धड़ल्ले से हो रहा था। समझ गए? लोहा का उपयोग ना बहुत धड़ल्ले से हो रहा था इंग्लैंड में। अच्छा, परंपरागत उद्योग का क्या था जी? तो ऐसा नहीं था कि जब इतना मशीन का आविष्कार हो रहा था तो हाथ से काम करने वाले मजदूरों कम गए थे या फिर हाथों से किया जाने वाला कामों का कोई महत्व नहीं था। देखिए आज तो इतना ज्यादा मशीन है ना, आज तो इतना ज्यादा मशीन है, मशीनों का दौर आजकल है जी। लेकिन फिर भी बताइए हाथ से किया गया काम लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है? हाथ से किया गया काम लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है? इतना देखिए कार का फैक्ट्री कितना बड़ा खुल गया है। कार तो एकदम मार्केट में देखिए रोड पर खाली कारें हैं। लेकिन रॉयल्स मतलब ये कार का नाम है रॉयल्स रॉयस करके कुछ कार है जी, बहुत महंगा कार आता है, रॉयल्स करके कुछ कार आता है। उस पर जो कलाकारी किया जाता है ना वो अभी भी हाथ से किया जाता है। समझ गए? उस पर जो कलाकारी होता है ना, या फिर जितने भी बड़े बड़े जैसे मर्सिडीज हो गया और BMW हो गया, उस पर जो कलाकारी किया जाता है ना वो हाथ से किया जाता है। समझ गए? इसके अलावा अच्छा आप लोग एक बुलेट देखे होंगे, आप लोग एक बुलेट देखे होंगे प्यारे बच्चों। बुलेट के देखते हैं टंकी पर ना इस प्रकार से रहता है, तो वो हाथ से कलाकारी किया जाता है, आपको हम बता दें। समझ गए ना? तो बहुत जगह पर अभी ना हाथ से कलाकारी किया जाता है। रोल्स रॉयस, हाँ बिल्कुल रोल्स रॉयस। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, हाथ से कलाकारी किया जाता है। समझ गए? तो हाथ से किए जाने वाला कामों में ना कोई कमी नहीं हुआ था। उसके अलावा परंपरागत उद्योग में परिवर्तन, हाथ के स्थान पे छोटे छोटे मशीनों का इस्तेमाल अब लोग गांव में भी करना शुरू कर दिए थे। अब लोग क्या कर रहे थे? गांव में भी छोटे छोटे मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे। जहां पर गांव में लोग पहले हाथ से सिर्फ काम करते थे, अब हाथ के जगह पर ना मशीन का आविष्कार कर लेते, छोटे छोटे मशीन से काम कर रहे थे। अच्छा, तकनीकी बदलाव, धीमी गति, यानी कि मशीनों का निर्माण में धीमी गति था। आपको हम क्या बताएं कि मशीन का जो निर्माण हुआ था ना वो बहुत तेज गति से नहीं हुआ था। मशीनों का निर्माण हुआ था जरूर, लेकिन बहुत धीमी गति से हुआ। समझ में आ रहा है?
मशीनों का जो निर्माण हुआ था वो बहुत धीमी गति से हुआ था, ज्यादा तेज गति से मशीनों का निर्माण नहीं हो रहा था। जैसे देखिए ना, आपको हम क्या बताएं मशीनों का निर्माण के बारे में, हम आपको क्या बताएं यहां पर क्या बताएं, देखिए 1769 ईस्वी में एक बना, 1770 में, फिर 73 में, फिर 1815 में। 1773 के बाद सीधे 1815 में बना सेफ्टी लैंप, समझ रहे बात को। 1815 के बाद सीधे 1885 में, देख रहे हैं कितना बीच में कितना साल का गैप है। तो बहुत धीरे धीरे मशीनों का आविष्कार हो रहा था, बहुत तेज गति से मशीन नहीं बन रहा था, समझ रहे हैं ना। बहुत तेज गति से मशीन नहीं बन रहा था, बहुत धीरे धीरे मशीन बन रहा था, बहुत धीमी गति से मशीन बन रहा था, समझ गए। चलिए अब देखिए, आपको हम बताते हैं कि इंग्लैंड में तो इतना ज्यादा मशीनीकरण हो गया जी, औद्योगिक क्रांति एकदम बहुत जोर शोर से वहां पर चल रहा था। लेकिन प्यारे बच्चों, वहां पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, समझ गए ना। औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा, अब उसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। परीक्षा में सवाल पूछता है इंग्लैंड पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव हुआ, परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, यह सवाल पूछा जाता है। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा, औद्योगिकीकरण का इंग्लैंड पर प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव यह था कि कुटीर उद्योग के जगह पर कारखानेदारी प्रथा विकास अधिक तेज गति से होने लगा था। कुटीर उद्योग कहने का मतलब आपको हम बताए थे ना पिछले क्लास में कि जो किसान थे, जो मजदूर थे, वो खाली समय में अपने घर पर ही क्या करते थे, काम करते थे। जो किसान थे, जो मजदूर थे, वो खाली समय में अपने घर पर ही क्या करते थे, व्यापारियों के काम को करते थे। तो घर पर जो काम किया जाता है तो उसी को कुटीर उद्योग कहा जाता है। घर पर अगर छोटा सा उद्योग चल रहा है तो समझिए कि वो आपका कुटीर उद्योग है। कुटिया मतलब घर होता है, कुटिया से ही बन गया है कुटीर, समझ गए। तो कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग यानी कि घर पर जो काम हो रहा था ना, अब लोग क्या कर रहे थे, अब जो कारखानेदारी प्रथा हो गया था, यानी कि गांव के बगल में जो कारखाना खुल गया था, तो लोग कारखाना में जाना तेज गति से पसंद कर रहे थे। यानी कि सोच रहे थे कि चलो भाई बगल में तो खेती करिए लेते हैं, खेती में तो साल भर काम होता नहीं है, खेती में साल भर काम होता है। देखिए ऐसे भी कहा जाता है ना, ऐसे भी कहा जाता है कि धान के खेती के बाद किसान बेरोजगार हो जाता है। हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि धान के खेती के बाद किसान बेरोजगार हो जाता है। धान के खेती में तो बहुत मेहनत लगता है ना, धान के खेती बहुत मेहनत का चीज है। उसमें निकाई होता है, मतलब उसको हमेशा पानी उसमें डालते रहिए, सूखना नहीं चाहिए, बहुत तरह का उसमें मेहनत रहता है। लेकिन जैसे ही धान का खेती कटता है तो प्यारे बच्चों गेहूं लग जाता है, और गेहूं लगा करके किसान एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। बस गेहूं लगा दिए, अब उसको जब पटाया जाएगा ना उस समय जाएंगे पानी देने के लिए, समझ गए। तो गेहूं में किसान बेरोजगार रहता है। तो वैसे ही किसानों को लगा कि भाई ऐसे ही तो साल भर काम रहता नहीं है, तो क्यों ना हम लोग कारखाना गांव के बगल में आइए गया है, चलो कारखाना में काम कर लेते हैं। तो लोग कारखाना का विकास तेज गति से हुआ, इसलिए कारखाना में काम करना शुरू कर दिए, ये हुआ, समझ गए ना। यानी कि औद्योगिकीकरण का इंग्लैंड पर पहला प्रभाव ये पड़ा कि कारखानेदारी प्रथा का बहुत तेज गति से विकास हुआ, समझ गए। पहला प्रभाव यह पड़ा कि कारखानेदारी प्रथा का बहुत, सर कृषि को छुपी बेरोजगारी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कृषि को ना छुपी बेरोजगारी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कृषि कार्य में ना सालों भर ना काम नहीं मिलता है। खेत में कोई सालों भर काम करता है, सालों भर काम मिलता ही नहीं है, तो कहां से काम करेगा। तो कृषि को छुपी हुई बेरोजगारी तो जरूर कहते हैं। तो औद्योगिकीकरण का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा कि कारखानेदारी प्रथा का बहुत तेज गति से विकास हुआ। उसके बाद नगर के स्वरूप में परिवर्तन होने लगा, नगर के स्वरूप में परिवर्तन होने लगा, जैसे सड़क का निर्माण होने लगा, समझ गए। अब जब कारखाना आ गया गांव में, तो गांव से सामान को ले जाने के लिए रोड रहेगा तब ना, जी गाड़ी आकर के लग जाएगा कारखाना के पास, एकदम गाड़ी से चल जाएगा बाजार में। तो अब गांव में ना सड़क भी बनना शुरू हो गया था, ये प्रभाव पड़ा, समझ गए। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव यह पड़ा कि गांव गांव तक अब सड़क पहुंच गया था, क्योंकि हर एक गांव में तो कारखाना खुल गया था छोटा मोटा, तो कारखाना खुल गया था, तो कारखाना से सामान ले जाने के लिए गाड़ी आता था। अब गाड़ी आएगा तो खेत में तो नहीं आएगा, गाड़ी आएगा कहां पर, गाड़ी आएगा सड़क पर। तो इसलिए हर एक गांव में अब सड़क बन गया था। उसके अलावा जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा था प्यारे बच्चों, जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा था। मतलब समझते हैं, देखिए जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है, जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है, जरा समझिए बात को। जैसे मान लिया जाए कि इतना जगह है, ठीक है ना, इतना जगह में पहले 1000 आदमी रह रहे थे, समझिएगा बात को। इतना जगह में कितना, जैसे मान लिया जाए कि ये प्यारे बच्चों हमारा गांव है, समझ गए, ये गांव है, और इस गांव में मान लेते हैं कि 1000 आदमी रह रहा है।
लेकिन जब कारखाना खुल गया ना तो अगल बगल के और भी जो जो हमारा मतलब कि क्या कह सकते हैं, जो रिश्तेदार है, जो परिवार है, वो सब आ गया यहीं पर। और अब ये जो 1000 है ना प्यारे बच्चों, ये बदल गया 4000 में। 1000 कितना में बदल गया? 4000 में। अच्छा ये बताइए, जगह तो इतना ही रहा जी, आदमी का संख्या बढ़ गया क्या? जगह भी बढ़ गया है? आदमी का संख्या बढ़ गया लेकिन जगह तो नहीं बढ़ा ना। तो ये प्यारे बच्चों, जगह नहीं बढ़ा लेकिन आदमी का संख्या बढ़ गया, इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। मतलब उतना ही जगह में जनसंख्या का और अधिक बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। समझ गए? उतना ही जगह में जनसंख्या का और अधिक बढ़ जाना क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। तो क्या हो रहा था कि ना कि सड़क का निर्माण तो हो रहा था लेकिन जनसंख्या घनत्व भी बढ़ने लगा। ये औद्योगिकरण का प्रभाव हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का यह प्रभाव हुआ कि सड़क का निर्माण हुआ लेकिन जनसंख्या घनत्व बढ़ गया। पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग मतलब समझते हैं, इतना ना ज्यादा कारखाना खुल गया था, जिनके पास भी जरी पैसा था ना वो सब अपना फैक्ट्री में लगा दे रहे थे। समझ गए? जिनके पास, जैसे हमारे पास पैसा है 1,00,000 2,00,000, हम कारखाना खोल देते थे। समझ गए ना? उससे खूब फायदा होता था। तो जो छोटे मोटे भी लोग थे ना वो धीरे 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 पूंजीपति बनते जा रहे थे। समझ गए? जो छोटे मोटे भी लोग थे वो पूंजीपति लोग बनते जा रहे थे, यानी कि पूंजीपतियों का उदय होना शुरू हो गया प्यारे बच्चों। समझ रहे बात को? पूंजीपतियों का उदय होना शुरू हो गया, यानी कि पूंजीपति वर्ग का उदय शुरू हो गया। अब जाहिर सी बात है कि जब पूंजीपति बढ़ रहा है तो श्रमिक भी बढ़ेगा ना। बताइए, जब कारखाना बढ़ रहा है तो कारखाना में काम करने वाले मजदूर भी बढ़ेंगे, यानी कि पूंजीपति वर्ग का तो उदय हुआ ही, साथ ही साथ श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ। क्या हुआ? साथ ही साथ श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ, यानी कि पूंजीपति के साथ साथ श्रमिक वर्ग का भी क्या हुआ? उदय हुआ। तो ये सब प्रभाव पड़ा। और क्या प्रभाव पड़ा जरा ध्यान से समझिए। और बहुत सारा प्रभाव पड़ा, जैसे बाल श्रम में क्या बाल श्रम के प्रथा का विकास हुआ। अब बाल श्रम के प्रथा का विकास कैसे हुआ इसको जरा समझिएगा। होता क्या था कि पति और पत्नी दोनों चल जाते थे काम करने के लिए कारखाना में। समझ गए? पति और पत्नी दोनों चल जाते थे कारखाना में काम करने के लिए। अब उनका जो बच्चा होता था वो ऐसे ही आवारा की तरह गांव में घूमता रहता था। समझ रहे बात को? तो जो फैक्ट्री का मालिक था वो बोला कि अरे तुम्हारा बेटा क्या करता है जी, ऐसे ही देखते हैं कि आवारा के जैसा घूमते रहता है, क्यों ना उसको भी कारखाना में ले आते हो, छोटा मोटा काम कर लेगा, उसको भी कुछ पैसा दे देंगे। यानी कि बच्चों को भी बुला लिया गया कारखाना में। अब भाई कारखाना के मालिक को तो फायदा हो रहा है, उसको क्या है, कुछ भी काम करेगा तो उसको फायदा होगा। समझ गए ना? तो बच्चों को भी लगा दिया गया कारखाना में। बच्चों को पढ़ाई के जगह पर कारखाना में लगा दिया काम करने के लिए, यानी कि बाल श्रम के प्रथा का विकास हुआ। यह गलत चीज हुआ। समझ गए ना? औद्योगिक क्रांति में यह गलत चीज हुआ प्यारे बच्चों कि बाल श्रम के प्रथा का विकास हुआ। यानी कारखानों के मालिकों ने अपना अधिक मुनाफा कमाने के लिए छोटे छोटे बच्चों से कल कारखानों में काम करवाने लगा। समझ रहे बात को? उसके बाद स्त्री श्रम का विकास हुआ। स्त्रियों को भी काम में लगा दिया गया और स्त्रियों ने भी पैसा कमाने के लिए कारखाना में काम करना शुरू कर दिया। अब पति चल जाता था काम करने के लिए तो पत्नी रहती थी घर पर अकेले। वो बोलती थी कि हम घर पर अकेले क्या करेंगे भाई, हम भी चलेंगे कारखाना में काम करने के लिए, 2-4 पैसा हम भी कमाएंगे। समझ गए ना? तो पति के साथ साथ अब पत्नी भी चल दिए काम करने के लिए, पत्नी के साथ साथ उनका बच्चा भी चल दिया काम करने के लिए, यानी कि पति पत्नी और बच्चा सब मिलकर के फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिए। समझ गए ना? अब क्या हुआ कि जब सब मिलकर के काम करना शुरू कर दिए तो फैक्ट्री के मालिक एकदम मालामाल हो गए। समझ गए ना? सस्ता सस्ता श्रमिक मिल जाता था, मजदूरी में ज्यादा पैसा लगता नहीं था, एकदम खूब मुनाफा कमा रहे थे फैक्ट्री के मालिक। सिर्फ फायदा ही फायदा हो रहा था। समझ रहे बात को? सिर्फ फायदा ही फायदा हो रहा था फैक्ट्रियों के मालिकों को। अब फैक्ट्री के मालिक ना ज्यादा अत्याचार करने लगे। जब फायदा ज्यादा होने लगता है ना तो लोग अंधरा जाता है। कहावत है ना, जब पैसा आ जाता है ना तो पैसा से लोग अंधर हो जाता है। तो जो फैक्ट्री के मालिक थे वो ऐसे ही करना शुरू कर दिए। क्या करना शुरू कर दिए? जब कोई मजदूर बीमार पड़ जाता था ना उसको दिखवाता नहीं था। मजदूर का बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाई नहीं करवाता था। समझ गए? यानी कि अब अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तब जाकर के क्या हुआ, श्रमिकों ने आंदोलन किया। यानी कि जो मजदूर थे ना उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। कहा कि अब हम आंदोलन करेंगे, अब ऐसे नहीं होगा। क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन करना शुरू कर दिए। समझ गए ना? कम मजदूरी, अच्छा पहली बात तो कि कम मजदूरी है,
पहला बात तो कि कम मजदूरी है, उस कम मजदूरी में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा पैसा उसी में लग जाता था। अब कहा कि हुजूर किसी तरह से दिखवा दीजिए, तो मालिक दिखवाता नहीं था, कहता था कि तुमको मजदूरी देते हैं ना जी, जाओ उसी से दिखवाओ। मतलब कोई भी चीज व्यवस्था नहीं किए हुए था, समझ गए ना। तो कम मजदूरी में मजदूरों से काम करवाते थे और मजदूरों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसका मजदूरों ने क्या किया, जम करके विरोध किया। मजदूर कहा कि इसे काम नहीं करेंगे, अगर आप हमें इतना ज्यादा क्या करेंगे, अत्याचार करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, समझ गए ना। यानी कि मजदूर मिल करके ना क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया कि अब हम काम करेंगे ही नहीं। समझ रहे बात को, समझ रहे हैं ना। अरे कम से कम मजदूरों का तो ध्यान रखना चाहिए, वो आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसी के बदौलत आप आगे बढ़ रहे हैं और उसका भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो अब क्या किया, मजदूरों ने आंदोलन कर दिया, समझ गए। उसके अलावा उपनिवेशवाद का विकास हुआ। जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में बढ़ा तो उपनिवेशवाद का विकास हुआ। उपनिवेशवाद मतलब समझते हैं ना। अब भाई देखिए, कपड़ा तो बनना शुरू हो गया ढेर सारा, फैक्ट्री इंग्लैंड में फैक्ट्री खुल गया ढेर सारा, लेकिन उस फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है उसको बेचने के लिए बाजार तो चाहिए। तो उस बाजार के लिए प्यारे बच्चों इंग्लैंड वाले क्या करना शुरू कर दिए, इधर उधर दूसरे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिए। कब्जा कर लेते थे, उसको अपना उपनिवेश बना लेते थे और अपना सामान वहां पर ले जाकर के बेचते थे और खूब फायदा कमाते थे। तो उपनिवेशवाद का विकास शुरू हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उपनिवेशवाद का विकास क्यों शुरू हुआ, तो इसका एक सीधा जवाब होगा औद्योगिक क्रांति के कारण। तब ना बोलते हैं कि कुछ चीज से अगर फायदा है तो कुछ चीज से नुकसान भी है, समझ गए। औद्योगिक क्रांति से कितना फायदा हुआ, तो नुकसान भी देखिए हुआ कि उपनिवेशवाद यानी कि दूसरे देशों पर कब्जा कर लिया जाता था। शुरुआत में इंग्लैंड व्यापार के उद्देश्य से दूसरे देशों में जाते थे, लेकिन बाद में उसी देश पर कब्जा कर लेते थे। उसका जीता जागता उदाहरण क्या है, अपना भारत भी है। भारत में भी आए थे व्यापार करने के लिए, भारत में भी आए थे अपना सामान बेचने के लिए ही, लेकिन यहां पर आकर के कब्जा कर लिए, समझ गए। तो इंग्लैंड वाला ना सब भारत में आया था कपड़ा बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए और भी अपना सामान सब बेचने के लिए, लेकिन धीरे धीरे यहीं पर क्या कर लिया, धीरे धीरे यहीं पर क्या कर लिया बताइए, यहीं पर अपना कब्जा कर लिया। तो ये सब कारण था। अच्छा, उसके अलावा हाथ से काम करने वाले श्रमिक का क्या हाल था जी, तो हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति खराब नहीं थी, इनकी मांग बनी रही, क्योंकि इनके कुछ कारण हैं। जो हाथ से काम करने वाले श्रमिक थे, जो हाथ से ही काम करते थे, जिनको मशीन चलाने नहीं आता था, उनका स्थिति खराब नहीं हुआ था। उनका डिमांड मार्केट में हमेशा बना रहता है। तब ना कहते हैं कि अपना जो हाथ का जो तजुर्बा होता है ना, उसे कोई नहीं छीन सकता है। ये हाथ का जो तजुर्बा होता है उसे कोई नहीं छीन सकता है। जो हाथ से काम करने वाले जो लोग थे ना, उनका टैलेंट कुछ और अलग था। वो मजदूर सस्ते थे, पहला बात। जो हाथ से काम करते थे ना, वो सस्ते मिल जाते थे, समझ गए, बड़ा सस्ता सस्ता मजदूर मिल जाता था। दूसरी बात, मशीनों का लागत ज्यादा और रख रखाव बहुत खर्चीला था। अब देखिए, फैक्ट्री के मालिक क्या सोचता था, जैसे मान लिया जाए कि कोई सूती वस्त्र उद्योग खोलना है, ठीक है, उसमें एक ऐसा मशीन है जिससे कि अगर लगा ले तो काम तेजी में निकले, उसके जगह पर 10 मजदूर लगेगा, समझ गए ना। तो लोग मजदूरों को रखना ज्यादा पसंद करते थे। कहिए क्यों? पहला बात तो कि मशीनों को खरीदने में, मशीनों को रख रखाव में बहुत ज्यादा पैसा लगता था। लाखों रुपया से पहले उसको खरीदिए, उसके बाद अगर खराब हो गया तब उसको क्या करिए, बनवाइए, बहुत तरह का बात था ना। तो मशीन, देखिए मशीन से फायदा भी है तो नुकसान भी है। जैसे अभी मान लिया जाए, पहले जो टीचर होते थे वो क्या करते थे, व्हाइट बोर्ड, पहले सबसे पहले तो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे। ब्लैक बोर्ड पर खल्ली से लिख लिख करके पढ़ाते थे। अभी भी सरकारी स्कूल में चले जाइएगा ना, तो खल्ली से ही लिख करके पढ़ाया जाता है, चौक से। उसके बाद व्हाइट बोर्ड आया, मार्कर से लिख करके पढ़ाते थे, कितना बढ़िया था। अब डिजिटल बोर्ड आ गया। अब डिजिटल बोर्ड आ गया तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ गया। डिजिटल बोर्ड खरीदिए, कैमरा खरीदिए, कंप्यूटर खरीदिए, सर्वर खरीदिए, इंटरनेट का जरूरत है, वाईफाई का जरूरत है, माइक का जरूरत है, समझ गए ना, बहुत तरह का चीज का जरूरत है, लाखों रुपया खर्च होता है, समझ गए। तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए जी, पैसा चाहिए। इसलिए लोग सोचता है कि चलो इतना काला करेंगे, व्हाइट बोर्ड पर सीधे 5 रुपया के मार्कर से पढ़ा लेते हैं, समझ गए ना। तो ये सब होता है। तो इसलिए मशीनों का लागत ज्यादा था और रख रखाव बहुत खर्चीला था, इसलिए लोग पसंद करते थे कि चलो मजदूर को ही रख लेते हैं। उसके अलावा मजदूरों की छटनी कर सकते थे। जैसे मान लिया जाए कि ऊनी कपड़ा बनाने वाला मजदूर है, समझ गए ना। अब मान लिया जाए कि ऊनी कपड़ा बनाने वाला हम एक मशीन लेते हैं, तो मशीन में तो पैसा फंसा दिए, अब सालों भर पैसा फंसा रहेगा। लेकिन अगर ऊनी कपड़ा बनाने वाला मजदूर अगर हमारे पास है, तो उसको ठंडा में रखेंगे और गर्मी में कहेंगे कि बाबू अपने घरे चल जाइए, गर्मी में हमको ऊनी वस्त्र का कोई जरूरत नहीं है। तो ऊनी कपड़ा वाला जो मजदूर होता था ना, उसका छटनी किया जाता था। या फिर जो सीजनली काम करने वाला मजदूर होता था, उसको सीजन में बुलाया जाता था और बाकी उनको भेज दिया जाता था।
समझ गए? तो ये फायदा हो जाता था वहां के लोगों को, वहां के उद्योगपतियों को। उसके अलावा कुछ वस्तु ऐसा था जिसे केवल कारीगर ही बना सकते थे, मशीन उसको नहीं बना सकता है। कुछ वस्तु ऐसा है ना जिसको केवल कारीगर ही बना सकते हैं, मशीन चाह करके भी नहीं बनाता है। तो वैसे वस्तुओं के लिए कारीगर रखा जाता था। अमीर लोगों को हाथ से बने वस्तुएं ही ज्यादा पसंद आते थे। अब जो अमीर घराने के लोग होते हैं ना, उनको हाथ से बनल चीज बड़ा बढ़िया लगता है। देखिएगा अभी भी बाजार में जाइएगा तो जो हाथ से बना हुआ चीज रहता है ना, वो ज्यादा पसंद लोग करता है, महंगा भी बिकता है। तो वैसे लोगों ना, वैसे लोग जो अमीर हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, वैसे लोग जो अमीर हुआ करते थे वो हाथ से बना हुआ वस्तु ही क्या करते थे, ज्यादा पसंद करते। समझ गए बात को? तो ये सब कारण था जिस कारण की वजह से हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। तो ये सब प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में। समझ गए? ये सब इंग्लैंड में प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा इंग्लैंड पर, तो यही सब बताना है। समझ गए ना? पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, कारखानेदारी प्रथा का उदय हुआ, समझ गए ना, सड़क का निर्माण हुआ, जनसंख्या घनत्व बढ़ गया, उसके अलावा बाल श्रम का प्रथा का विकास हो गया, स्त्री श्रम का विकास हुआ, श्रमिक आंदोलन का विकास हुआ, ठीक है, उपनिवेशवाद का विकास हुआ। ये सब प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का। ये सब क्या पड़ा? औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा किसके ऊपर? इंग्लैंड के ऊपर। समझ रहे हैं बात को? ये सब ना इंग्लैंड के ऊपर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है। तो ये सब प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आपको औद्योगिक परिवर्तन का स्वरूप बता दिए आज। उसके अलावा फिर आज हम आपको मशीन के बारे में बताया कि कौन कौन से मशीन का आविष्कार हुआ, जिसमें 1769 ईस्वी में स्पिनिंग फ्रेम का रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा, 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा, 1773 में फ्लाइंग शटल मशीन बना जॉनके के द्वारा, 1769 में बाष्प इंजन बना जिसका निर्माण किए थे जेम्स वाट, 1815 में सेफ्टी लैंप बना हम्फ्री डेवी के द्वारा, और 1785 में पावर लूम बना एडमंड कार्टराइट के द्वारा। तो ये सब प्यारे बच्चों आज हम आपको बता दिए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही पढ़ाते हैं। अगली क्लास में ना बाकी आगे हम आपको और भी विशेष चीज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में ना हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लैंड में जो श्रमिक थे उनकी आजीविका और उनका जीवन, यानी कि इंग्लैंड के जो मजदूर थे उनका जीवन कैसा था, उनका आजीविका कैसे चल रहा था, ये प्यारे बच्चों हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये सब हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। इंग्लैंड में श्रमिकों का जीवन कैसा था, बुर्जुआ वर्ग क्या है, इन सब चीजों के बारे में ना हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिए, ओके। चलिए तो बताइए आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, जल्दी से बताइए। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा मेरे भाई, जल्दी से बता दो आप लोग। अरे वाह भाई क्या बात है, एकदम अच्छा लगा। आज का क्लास कैसा लगा जी, जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट से। बहुत अच्छा, आज का क्लास कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, फटाफट से बताइए। नो सर, वाह सर, चंद्रयान 3 हाथ से तैयार किया गया था क्या? अरे भाई हाथ से पहुंचने वाला, हाथ से बनने वाला चीज चांद पर चल जाएगा। बताइए जल्दी से आज का क्लास कैसा लगा, एकदम जबरदस्त। हाँ तो सुबह में प्यारे बच्चों 9 बजे से आप लोग तैयार रहिएगा, कल सुबह में 9 बजे से आप लोग तैयार रहिएगा। या फिर ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं कल सुबह में प्यारे बच्चों, ऐसा करते हैं कि कल सुबह में ना 8 बजे से ही क्लास, नहीं 8 बजे से तो अंग्रेजी है ना जी, 8 बजे से तो अंग्रेजी है ना। हाँ तो 7 बजे से, कल 7 बजे ना प्यारे बच्चों हम सिविक्स ही आपको कंप्लीट करवा देते हैं। कल एक ही चैप्टर तो बचा है, खत्म हो जाएगा क्या, समझ रहे हैं बात को। देखते हैं जैसा भी होगा मैनेजमेंट हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल प्यारे बच्चों बताइए आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, जल्दी से बता दो मेरे भाई। आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, जल्दी से ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ गए ना। मशीनों का आविष्कार कैसे हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बस। तो ये सब प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा दूसरी बात, जो बच्चे चैनल पर नए होंगे ना वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे चैनल पर नए होंगे वो बच्चे ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन क्या हो, उनको मिले। आगे आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन उनको मिले, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ओके प्यारे बच्चों। चलिए तो मिलते हैं प्यारे बच्चों हम आपसे अगली क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।